farad. The separation between its plates is d. The space between the plate is now filled with two dielectrics. Okay, one of the dielectric has dielectric constant K1 is equal to 3 and thickness d by 3, while the other one has dielectric constant K2 is equal to 6 and thickness 2d by 3. Capacitance of the capacitor is now. ओके, तो देखो यहाँ पे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये दिया है हमारा पहले कैपेसिटर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बीच का जो थिकनेस है ये d दिया है, ठीक है, और इसका जो कैपेसिटेंस है यहाँ पे एयर है जब, तो यहाँ का कैपेसिटेंस क्या है वो 9 पिको फैरेड है. इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे. कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू 9 पिको फैरेड. अब क्या किया जाता है कि इसमें एयर की जगह पे 2 डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाता है, ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से. ओके, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि डाइलेक्ट्रिक फिल किया जा रहा है. तो कुछ इस तरीके से है, और इसको मैं देखो इसको मैं जब डाइलेक्ट्रिक फिल किया जा रहा है तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ जा रहा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है यहाँ पे K1 है, ठीक है, और K1 की वैल्यू क्या दिया है 3 दिया हुआ है, ठीक है. अब दूसरा जो कैपेसिटर है या दूसरा जो डाइलेक्ट्रिक है वो इसी में फिल किया जा रहा है कुछ इस तरीके से. ओके, यहाँ पे फिल किया जा रहा है, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, वो है K2. ओके, वो क्या है K2 है, और K2 की वैल्यू क्या है, K2 की वैल्यू 6 दे रखा है, ठीक है. इसके बीच का जो थिकनेस है वो दिया है d बाई 3, और इसके बीच का जो थिकनेस है ये दिया है 2d बाई 3. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये एक कैपेसिटर हो गया और एक दूसरा कैपेसिटर हो गया, दो सीरीज में जुड़े हुए हैं. ओके, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया. ओके, तो C1 की वैल्यू क्या होगी. देखो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसके लिए K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट. एरिया क्या है, एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया तो A ही रहेगा डिवाइडेड बाई जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, सेपरेशन हमारा d बाई 3 होगा. ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू K की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, या 9 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. अब C2 क्या हो जाएगा, C2 जो होगा हो जाएगा यहाँ पे K1 था वहाँ पे K2 हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2D बाई 3 जो सेपरेशन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2 की वैल्यू क्या है 6 है, इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2D हो जाएगा. यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 3 हो गया, यहाँ पे क्या मिला 9 एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ओके, तो दोनों जगह हमको C1 C2 की वैल्यू क्या मिली 9 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. तो अब क्या करेंगे कि ये दोनों सीरीज में है तो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये C इक्विवेलेंस जो होगा वो हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. ओके, C1 प्लस C2, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 9 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इंटू 9 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम 9 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. तो ये कैंसिल हो गया. अब हमें मिला यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखा है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 9 पिको फैरेड. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बाई 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 पिको फैरेड.
ओके, तो ये हो जाएगा 4.5 या 40.5 माइक्रो पिकोफैरेड। ओके, तो जो इनका कैपेसिटेंस होगा डाई इलेक्ट्रिक फील करने के बाद वो हो जाएगा 40.5 पिकोफैरेड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ओवर द इट्स सरफेस, हमको ग्राफ बताना है कि जो ई है, ई और आर का रिलेशन हमें दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये स्पेरिकल सेल है। ठीक है, स्पेरिकल सेल का मतलब ये होता है कि जो चार्ज होता है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस तरीके से? यूनिफॉर्मली। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट अमाउंट में, जैसे कि 10 एक मीटर में 10 कूलम अगर चार्ज है तो दूसरे मीटर में भी 10 कूलम चार्ज होगा। इस तरह का इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसके अंदर में जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। और ये इसके बाहर में अगर हम गॉसियन स्फीयर बनाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/r² पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? 1/r² पे। तो देखिए, यहाँ से इस ग्राफ में देखिए, अगर डी की बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज कर रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। तो मतलब ये कि इसके सेंटर से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं सेल के अंदर में। इसमें क्या है कि यहाँ से और आर तक, इसके सेंटर से और इसके सरकमफेरेंस तक, वो बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो ये भी नहीं है क्योंकि वो जीरो है। और ये बोला है इस ग्राफ में कि ये आर के मतलब ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब स्ट्रेट लाइन बना रहा है। वो भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और बी भी गलत है, डी भी गलत है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ तक जीरो है, मतलब कि अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो एट आर तक क्या है? जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद 1/r² के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ग्राफ क्या होगा? ए होगा। ओके, इज। ओके, तो ये एक्चुअली में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये मतलब फॉर्मूले पे बेस्ड ऑन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू जो वर्क डन होता है ये होता है क्यू इंटू वी माइनस वी, मतलब कि जो फाइनल माइनस इनिशियल, वी फाइनल माइनस इनिशियल। तो पी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, जो कि 10 वोल्ट पे है, और क्यू पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, जो कि -4 वोल्ट पे है। तो यहाँ पे क्या होगा? वी क्यू माइनस वी पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी क्यू माइनस वी पी। ठीक है, हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करते हैं। ठीक है, तो ओमेगा वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब ये चार्ज की वैल्यू क्या है? चार्ज की वैल्यू है Q इज इक्वल टू एन ई होता है। तो 100 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 100 इंटू इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 100 इंटू, ये माइनस आगे ले लेता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और ये क्या हो जाएगा? वी क्यू क्या है? वी क्यू 4 वोल्ट है।